हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा मैं उन्हें और दूंगा उनके जवाब। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि जो चीज काम की लेकर उसे नोट कर लेना। यहां मिलने वाली है आपको इंग्लिश ग्रामर की कमाल की नॉलेज। तो चलिए फिर बिना देर की शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला कमेंट मैंने पिक किया है पवन कुमार का। लिखते हैं, हेलो सर, हाय पवन, माय क्वेश्चन है, मेरा सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, कि इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, कैपिटल एंड कैपिटल, यानी एक ओ वाला है और एक ए वाला है। सर एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं दैट द वर्ड कैपिटल की जो शब्द है कैपिटल इज ऑन ट्रेंडिंग नाउ, आजकल बहुत ट्रेंड में है। प्लीज प्लीज सर लेट अस गेट अवेयर अबाउट इट, हमें इसके बारे में जागरूक बनाइए। थैंक यू सर। बिल्कुल पवन, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक ओ वाला होता है, एक ए वाला होता है। बात करते हैं ए वाले की, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है राजधानी, राजधानी को इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन वो ए वाला कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं। जैसे दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, कैपिटल ए वाला, तो कहीं की भी राजधानी ए वाला ही यूज करेंगे। इसके अलावा ए वाले कैपिटल का एक और मतलब होता है, वो होता है बड़ा, जैसे कि कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, बी कैपिटल में लिखना है, सी कैपिटल में लिखना है, आपको तो पता ही होगा, ऐसे यूज किया होगा। तो ये तो ए वाले के दो यूज हो गए। अब बात करते हैं जो आजकल ट्रेंड में है, वो है ओ वाला कैपिटल। और ये ट्रेंड में कब से आया? जब से अमेरिका में वो जो कुछ प्रदर्शन वगैरह हुए हैं, दिक्कत हुई है, तब से बहुत ट्रेंड में आया है। तो उस वाले ओ वाले कैपिटल का मतलब होता है सदन, यानी कि जहां पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो सभा करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं संसद, तो उसे ओ वाला कैपिटल कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। अगला सवाल क्या है, बालाजी वर्मा ने। लिखते हैं, हेलो सर, हाय बालाजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग में क्या फर्क होता है? एक में एक एल आ रहा है और एक में दो एल आ रहे हैं, तो कौन सा वाला सही है? गूगल पर तो दोनों है, तो दोनों ही सही है, बस फर्क है कि अमेरिका वाले एक एल लगाते हैं, ब्रिटेन यानी यूके वाले दो एल लगाते हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि दो वाला यूज करो, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन आप एक वाला लिखें या दो वाला लिखें या कोई सा भी बोलें, बात एक ही है, बोलने में तो वैसे दोनों एक जैसी हैं, ट्रैवलिंग। अगला सवाल किया है त्रिलोक वर्मा ने। लिखते हैं, सर व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस डायलॉग, इस डायलॉग की इंग्लिश क्या होगी? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। इस सेंटेंस यानी इस डायलॉग को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, इन द रिलेशन आई एम योर फादर, माय नेम इज शहंशाह। इन द रिलेशन यानी रिश्ते में, आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं, एंड, और या एंड ना भी लगाएं, माय नेम इज शहंशाह, मेरा नाम शहंशाह है। इसमें हिंदी में मेरा नाम नहीं बोला, बस उसने कहा कि नाम है शहंशाह, लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, वरना पर्टिकुलर एक परफेक्ट सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा। अगला वाला सवाल क्या है, आशा ने। लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग आशा, माय क्वेश्चन है, मेरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग स्टोर, स्टॉल एंड शॉप, स्टोर, स्टॉल और शॉप में क्या फर्क होता है? तो मैं बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं शॉप की। शॉप एक ऐसी दुकान को बोलते हैं जिसमें पर्टिकुलर एक शटर हो और अलग अलग वैरायटी में सामान मौजूद हो। अब देखिए, शटर तो और भी चीजों में होता है, लेकिन सामान अलग अलग वैरायटी में मौजूद होना चाहिए, अलग अलग चीजें मौजूद होनी चाहिए। मतलब कपड़े की दुकान है तो कैप भी हो, टी शर्ट भी हो, पजामे भी हो, जींस भी हो, और इस तरह से अलग अलग तरीके के सामान हो, उससे शॉप बोलते हैं। बात करें स्टॉल की, तो उसी दुकान के आगे अगर कोई छोटा खोमचा लगा दिया जाए या फिर कोई रेडी लगा दी जाए जो कि सड़क के किनारे या गली के किनारे या उसी दुकान के आगे हो, उसे अंग्रेजी में स्टॉल बोलते हैं। चाय का स्टॉल है या फिर कपड़े का छोटा सा स्टॉल लगा लिया, उसे टेम्परेरी दुकान भी बोलते हैं, स्टॉल। स्टोर उस दुकान को कहते हैं जो बड़ी भी हो, साथ ही साथ उसमें एक ही चीज काफी मात्रा में हो। मतलब कपड़े की दुकान है तो कपड़ा भी अलग अलग नहीं है, टी शर्ट है तो टी शर्ट ही टी शर्ट है, भरी पड़ी है, शर्ट है तो शर्ट ही शर्ट है, यानी वो स्टोर करके रख रखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए अंग्रेजी में उसे स्टोर बोलते हैं। अगला सवाल शैलेश जोशी का है। लिखते हैं, प्लीज क्लियर माय डाउट, मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। आई एम आस्किंग सिंस 3 मंथ्स, मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं। ये जो वाक्य है, मे आई कम इन, वाई वी आर नॉट राइटिंग इनटू, हम इसमें मे आई कम इन की जगह मे आई कम इनटू क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज क्योंकि इन वन वीडियो, एक वीडियो में यू टेल आपने बताया था दैट व्हेन थिंग्स आर इन मोशन, जब चीजें गति में हो, मोशन में हो, वी राइट इनटू, तो इनटू लगाते हैं, जबकि इसमें तो इन लगा हुआ है। सर क्लियर कीजिए। तो आपको जवाब देने से पहले आपके कमेंट में 2 गलतियां मैं सुधरवा देता हूं। सिंस 3 मंथ्स नहीं, 4 3 मंथ्स होगा, क्योंकि इम्परफेक्ट टाइम है। दूसरा, यू टेल नहीं, यू टोल्ड आएगा, आपने बताया था, आप पास्ट की बात कर रहे हैं और आपने टेल
लिखा है सुधार लेना। सवाल पे आते हैं आपके, आपने कहा मे आई कम इन में इनटू क्यों नहीं है, जबकि आप ही ने तो कहा था कि जब भी अंदर जाने की बात हो उसमें मोशन हो तो वहां पर इनटू लगाएंगे, तो यहां तो कम यानी कि शब्द ऐसा है, मोशन दिखाई दे रहा है, इनटू क्यों नहीं, तो वो अधूरा तो मतलब आपने देखा, लेकिन आगे और मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। बिल्कुल जब भी चीज कोई भी वस्तु व्यक्ति मोशन में हो और वो किसी चीज के अंदर जाए एंटर करे तो वहां पे इनटू लगाते हैं, लेकिन जिस चीज के अंदर एंटर कर रही है उस जगह का नाम भी होना चाहिए, तभी वहां इनटू लगाएंगे। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कहां भैया नाम तो बताओ, कहां अंदर आना है, क्लास में आना है, घर में आना है, ऑफिस में आना है, रूम में आना है, नहीं लिखा तो इनटू नहीं आएगा। हां अगर ये ऐसे कहता क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं, क्या मैं क्लास में आ सकता हूं, क्या मैं स्कूल में आ सकता हूं, क्या मैं घर में आ सकता हूं, तब आता है इनटू। मे आई कम इनटू द क्लास, मे आई कम इनटू द रूम, मे आई कम इनटू द मॉल, हॉल, रूम वगैरह वगैरह। तो इन इसलिए लगा क्योंकि जगह का नाम नहीं दे रखा है, तो वो जो फॉर्मूला था वो इनकम्प्लीट रह गया, कंप्लीट करने के लिए जगह का नाम होना जरूरी है। अगला सवाल पूछा है श्रोत ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, टेल मी द इंग्लिश ऑफ, मुझे इसकी इंग्लिश बताइए। मैं आते आते गिर गया और मैं जाते जाते फिसल गया। मैं आते आते गिर गया, मैं जाते जाते फिसल गया, मैं रोते रोते गया। वह ऐसे वाक्यों में ये जो डबल डबल रिपीट हो रहे हैं ना, भाई यही तंग करते हैं, बाकी तो आप बना लेंगे। जैसे इसमें है आते आते जाते जाते, तो आते आते जाते जाते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते। इसके लिए एक छोटी सी चीज याद रखना, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आते आते वाइल कमिंग, जाते जाते वाइल गोइंग, खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, हंसते हंसते वाइल लाफिंग, बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग। क्लियर हुआ? अब इसको बना लेते हैं। मैं आते आते गिर गया, मैं गिर गया, आई फेल डाउन, आते आते वाइल कमिंग, बाद में लगा देंगे वाइल कमिंग, वही फॉर्मूला लग गया। मैं गिर गया, आई फेल डाउन वाइल कमिंग। मैं जाते जाते फिसल गया, आई स्लिप्ड, स्लिप मतलब होता है स्लिप हो जाना, फिसल जाना। आई स्लिप्ड सेकंड फॉर्म मैंने यूज करी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए आई स्लिप्ड, मैं फिसल गया। कैसे फिसल गया? जाते जाते, वाइल गोइंग, आई स्लिप्ड वाइल गोइंग। तो इस तरह से आप खूब सारे बना सकते हैं। अगला सवाल है संजीवनी जी का, लिखती हैं या लिखते हैं क्योंकि आगे लड़के का नाम है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह ने पूछा है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अक्सर वाइफ बोलती है हस्बैंड से, क्योंकि हस्बैंड ज्यादा ही हांडते फिरते हैं इधर उधर, तो प्लीज, नहीं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई मीन टीवी वगैरह वाले हस्बैंड जो नाटकों में दिखाते हैं। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तो आप इसे दो तरह से बोल सकते हैं। पहला है यू आर इन्वॉल्व विद समवन, यू आर इन्वॉल्व यानी कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, चक्कर चल रहा है किसी के साथ। या आप बोल सकते हैं यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सो इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, इन दोनों में से जो मजेदार लगे बोल देना। अगला सवाल है टेक विद सुमित का, लिखते हैं सर फ्रेज आई गॉट यू का क्या मतलब होता है? फ्रेज है एक आई गॉट यू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाइए मैं कर देता हूं, यानी कि कोई काम कोई करने जा रहा है तो आप उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अरे रुकिए मैं कर देता हूं, लाइए मैं कर देता हूं, आई गॉट यू। आप इसके आगे बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा, जैसे कोई पानी लेने जा रहा है, लाइए मैं पानी ला देता हूं, तो पानी बढ़ा दो, आई गॉट यू द वाटर, आई गॉट यू द वाटर, यानी कि मैं तुम्हें पानी ला देता हूं। अरे मेरा कैमरा का है, मैं कैमरा ढूंढ रहा हूं, अरे सर रुकिए मैं कैमरा आपका ला देता हूं, आई गॉट यू द कैमरा। सो आई गॉट यू लाइए मैं कर देता हूं, खाली इतना भी बोलोगे तब भी चल जाएगा, या चीज का नाम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगला सवाल है अमेजिंग वीडियोस का, लिखते हैं सर ऑफेन को क्या बोलते हैं? ऑफेन को क्या बोलते हैं? आपने ये नहीं पूछा कि आप इसको कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हैं या इसका मतलब पूछ रहे हैं, लिखा नहीं, लेकिन मैं दोनों बता देता हूं, जो भी पूछा होगा तो आपका डाउट क्लियर होगा। ऑफेन को अंग्रेजी में ऑफेन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें टी जरूर है बट वो साइलेंट है, तो इससे बोलेंगे ऑफेन। और ऑफेन का हिंदी में मतलब होता है अक्सर, जैसे अक्सर मैं वहां जाता हूं या जाता रहता हूं, तो इंग्लिश होगी ऑफेन आई गो देयर, ऑफेन आई गो देयर। तो इस तरह से अक्सर वो आती है, अक्सर मैं उससे बात करता हूं, अक्सर हम बाहर मिलते रहते हैं, सो ऑफेन। अगला सवाल पूछा है रीना वर्मा ने, लिखती हैं हेलो सर, हाय रीना, माय क्वेश्चन इज, मेरा सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेआउट? लेआउट का क्या मतलब होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल पिक कर लीजिए। थैंक यू सर, पिक कर लिया जी। लेआउट का मतलब होता है ढांचा या सांचा, मतलब कोई भी चीज बनाने से पहले उसका ढांचा या उसका सांचा तैयार करते हैं, चाहे वो फिजिकल बनाकर करो या लिख कर करो या पेन पेंसिल किसी से भी करो, मतलब पहले एक सांचा उसका मतलब तैयार करना जिससे वो दिखने लगे कि ये क्या चीज बन रही है, उसे लेआउट बोलते हैं। कोई घर बन रहा है तो पहले सरिये वरिये खड़े कर दिए, मतलब पता लग गया कि हाँ यहां पर लेंटर पड़ेंगे 3-3, तो ये उसका लेआउट है। अब कोई भी पेंटिंग, पिक्चर, फोटो, वीडियो आप बनाते हैं तो पहले उसका जो सांचा तैयार होता है, मतलब हाथ से बनाते हैं, अगर डिटेल करते हैं तो मतलब जो स्टार्टिंग में करते हैं तो उसका लेआउट है, बाद में उसे आप पर्टिकुलर करना शुरू करते हैं।
संदीप गुप्ता ने पूछा है सर ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोले, कैसे सेंटेंस को जी? मुझे पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा या आना होगा। ठीक है, पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे या होगा होगी होंगे के लिए, ना होगा नहीं होगी नहीं होंगे के लिए आप एक हेल्पिंग वर्ड में आपको बता देता हूं, वो है विल हैव टू। इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और सिचुएशन आपको बता देता हूं कि आप विल हैव टू की जगह हैज टू भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए सिचुएशन ध्यान से सुनिए। अगर ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं और इस सेंटेंस और उस काम के बीच एक लंबा टाइम है, जैसे आपने लिखा है तुम्हें मेरे नहीं मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन यानी आपका एग्जाम 1 महीने बाद है और आपने कहा एग्जाम आ रहे अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, यानी अभी नहीं, अभी एग्जाम दूर है लेकिन अब पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, तो विल हैव टू, आई हैव टू स्टडी, आई विल हैव टू स्टडी। लेकिन अगर मैंने कहा ये लेटर है पढ़कर दिखाओ, मुझे देखना इंग्लिश आती है नहीं, तो आपने दिल में सोच रहा अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब ये ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो ऑन द स्पॉट का जो काम है वहां पर हैज टू हैव टू का यूज करेंगे, भले ही पढ़ेगा पढ़ेंगे आए। सो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई हैव टू रीड या स्टडी भी कह सकते हैं। सो विल हैव टू या हैव टू हैज टू का यूज कर सकते हैं। तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम टू मी, या फिर यू हैव टू कम टू मी। वो सिचुएशन है कि अगर लंबी ड्यूरेशन है तो विल हैव टू, ऑन द स्पॉट है तो हैज टू हैव टू। अगला सवाल है एमडी नाजिश का अख्तर, एमडी नाजिश अख्तर लिखते हैं सर डिटरमाइन का क्या मतलब क्या होता है प्लीज सर। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, जैसे मुझे कहना है द डॉक्टर विल डिटरमाइन माय इलनेस, जो डॉक्टर है वो डिटरमाइन करेगा, पता लगाएगा माय इलनेस, मेरी बीमारी का। सो किसी भी चीज का केस हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, मतलब पता लगाना है, उसको डिटरमाइन करना कहलाता है। अगला सवाल है नूर मोहम्मद का, लिखते हैं सर ससुराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद है लिखा हो आपने, क्या बोलते मतलब ऐसे पूछना। चलो ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं लॉज हाउस, लॉज हाउस। अब इसमें इन लगाना जरूरी नहीं है, इन लॉज हाउस नहीं, लॉज हाउस आप बोल देंगे काम बन जाएगा। जैसे वह ससुराल जा रही है, शी इज गोइंग टू लॉज हाउस, शी इज गोइंग वह जा रही है टू लॉज हाउस ससुराल। अगला सवाल है प्रीत शुक्ला का, लिखते हैं डोंट जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर और डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, विच इज राइट, इनमें से कौन सा सही है एंड व्हाई, और ये भी बताइए क्यों सही है, टेल मी द रीजन, वजह बताना। हृदय से धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे कमेंट के लिए। सो इन दोनों में सही है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बाय वाला सही है, फ्रॉम वाला सही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं, पहले इसका मतलब समझ लो। ये एक फ्रेज है और ये उन लोगों को बोला जाता है जो किसी को भी देखकर कमेंट करने लग जाते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो हम उससे कहते हैं भाई साहब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसे ही मतलब अंदाजा मत लगाओ कि वो ऐसा है, उसको देखकर दिमाग में ये मत बनाओ कि वो ऐसा, क्या पता वो क्या हो अंदर से, क्या पता कितना टैलेंटेड हो, बस उसकी शक्ल देखकर अंदाजा मत लगाओ, उसे जज मत करो, अभी देखो क्या करेगा वो या लाइफ में क्या करेगा। सो इसे तब बोलते हैं। और बाय इसलिए लगाते, फ्रॉम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रॉम लगाते हैं कोई चीज जब किसी चीज से जुदा होती है, अलग होती है, यहां पर जुदा होने जैसा कुछ नहीं है, सो बाय लगाएंगे। और ये फ्रेज बहुत मशहूर है, आप इसका यूज डेली लाइफ में तो नहीं होता है, किसी को हम बार बार थोड़ी बोलेंगे कि किसी को आंको मत, किसी को जज मत करो, मतलब जब भी लाइफ में आए तो आप ये बोल देना। अगला सवाल है ज्योति का, लिखती हैं सर व्हाट इज इंग्लिश वर्ड ऑफ पायल, पायल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पायल को इंग्लिश में कहते हैं एंकलेट्स, एंकलेट्स, और इसमें ऐसा लगाना पड़ेगा। पायल वैसे एंकलेट होता है लेकिन ये बोलने में नहीं आता क्योंकि एक पायल नहीं होती, हमेशा दो में काम करती है, वो खरीदते भी दो ही है, यूज भी दो ही होती है, एक तो होती नहीं, तो एस लगा रहता है इसमें, एंकलेट्स बोलते हैं। जैसा आपने कहना है वह पायल पहने हुए है, तो इंग्लिश में कहेंगे शी इज वेयरिंग एंकलेट्स, वो यानी वो एंकलेट्स वेयर किए हुए हैं, पहने हुए हैं, तो एंकलेट्स बोलते हैं इसको। पायल को पाजेब भी बोलते हैं हिंदी में। अगला सवाल है समीर का, समीर राज का, लिखते हैं एक वर्ड का ज्यादा से ज्यादा कितना मीनिंग हो सकता है। एक वर्ड के यानी एक इंग्लिश वर्ड के ज्यादा से ज्यादा कितने मतलब हो सकते हैं। तो देखिए एक इंग्लिश वर्ड के 5 मतलब भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के एक ही जगह पर इतने सारे मतलब निकल जाएं, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग मतलब होते हैं, मैक्सिमम 5 या 6 हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये वर्ब्स जो वर्ब्स होती है ये उनके मतलब होते हैं। अगर आप फ्रेजल इंग्लिश सीखते हैं, फ्रेज याद करते हैं, तब वहां पर फ्रेज का एक ही मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा एक फ्रेज के 2 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, इसीलिए फ्रेजल इंग्लिश को प्योर इंग्लिश कहा जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेज याद करने की कोशिश किया कीजिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे फ्रेजेस की वीडियोस है और आती रहती है, मैं फ्रेजेस की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप वो फ्रेजेस की चार्ट बनाया कीजिए और उन्हें याद किया कीजिए, वरना वर्ब में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसके कई मतलब होते हैं। तो ये थी आज की रविवार यानी संडे वाली कमाल की वीडियो। आई एम श्योर आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आई एम सॉरी कि पिछले कुछ संडे से थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया था वीडियोस लाना संडे वाली, लेकिन आपका प्यार इतना है कि वीडियो उस सेशन कभी खत्म नहीं होता है, मुझे हमेशा लानी पड़ती है क्योंकि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सवाल पूछते रहिए, हमेशा मैं ऐसे ही संडे को उनके जवाब देता रहूंगा।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और आज का रविवार आई होप आपका अच्छा गुजरा हो, और जितना बचा है वो भी अच्छा गुजरेगा। प्लीज डू टेक केयर, बाय बाय। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा हाँ, मेरा एक नया चैनल और है जिसका नाम है सरताज स्टोरीज, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उससे भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।